हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स बुक सोल्यूशन। चलिए इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर पार्ट 2 में, और इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए देखिए क्या लिखा है कि राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। तो जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसको पढ़ना है आपको, और नाम बताना है उस एलिमेंट का और उस एलिमेंट का सिंबल बताना है। तो देखिए क्या लिखा था, एटम हैविंग द स्मॉलेस्ट साइज। ऐसा कौन सा एटम है जिसका सबसे छोटा साइज है, जिसका साइज सबसे छोटा है। तो अगर आप ये टेबल देखते हो तो ये है हाइड्रोजन जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और ये है हीलियम और जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे भी आपने देखा है, सारे ऑलरेडी पीछे के वीडियोस में भी देखा है। यहाँ पे अगर आप समझते हो तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में ऐड होते हैं, आपने क्या देखा, सेंटर से जो पुल है खींचने का वो बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज़ जो है वो कम होते जाता है। तो लेफ़्ट से राइट की तरफ चलेंगे तो एटॉमिक साइज़ छोटा हो रहा है, यहाँ पे भी लेफ़्ट से राइट की तरफ चलेंगे तो एटॉमिक साइज़ छोटा हो रहा है, यहाँ पे भी। ऊपर से नीचे आएंगे तो एटॉमिक साइज़ बड़ा हो रहा है, आप देख रहे हो। तो लेफ़्ट से राइट में अगर यहाँ पे चलते हैं तो आप ऐसा समझ सकते हो कि इससे छोटा साइज़ इसका हो सकता है। लेकिन ये जो है हाइड्रोजन, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, आप हायर स्टडीज़ में पढ़ोगे। फिलहाल के लिए आपको यही समझना है कि हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जिसका एटॉमिक साइज़ सबसे छोटा है, और उसका मास जो है, जो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे अभी हम, उसका मास भी सबसे छोटा है। सबसे छोटा मास इसका है, फिर उससे बड़ा इसका है, फिर उसी तरह असेंडिंग ऑर्डर में है। और बाकी एक्चुअल में तो मॉडर्न पीरियड टेबल मास के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो तो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड है। लेकिन यहाँ पे अगर इसकी कंपैरिजन करेंगे तो इसका एटॉमिक मास भी सबसे छोटा है और इसका एटॉमिक साइज़ भी सबसे छोटा है। तो चलिए इसका जो आंसर था वो देखते हैं। तो हाइड्रोजन सबसे छोटा एटम है, मतलब हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक साइज़ सबसे छोटा है, और उसका जो सिंबल है वो H है। और वही क्वेश्चन यहाँ पे भी, द एटम हैविंग द स्मॉलेस्ट एटॉमिक मास। एक ऐसा एटम जिसका सबसे मास जो है सबसे कम है, तो वो भी हाइड्रोजन ही है। तो ये 2 क्वेश्चन हमने देखा। थर्ड क्या लिखा, देखिए, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये ऑलरेडी हमने पहले वाले पार्ट में डिस्कस किया, एक बार वापस बता दे रहा हूँ आपको। तो देखिए, जो जितने ईजिली इलेक्ट्रॉन को खींच पाता है अपनी तरफ, वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जैसे ये तो बिल्कुल बाहर से खींच नहीं पाता है, बल्कि ये दूसरे को दे देता है, तो ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, लेकिन सबसे ख़राब इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन जब 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो सेंटर से पुल ज़्यादा होता है। तो इससे मतलब यहाँ पे भी देखिए, फास्ट में आपको बता रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन है डोनेट कर देगा, इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन है डोनेट कर देगा, इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ले नहीं पाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग करेगा। 5 इलेक्ट्रॉन है, देखिए, तो इलेक्ट्रॉन लेना शुरू करेगा। तो लेने वाली ताकत यहाँ से शुरू हो रही है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से समझना है, जो नॉन मेटल्स में ही आपको दिखाई देगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल्स में नहीं दिखेंगी। मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और नॉन मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको नॉन मेटल्स में दिखाई देगा। तो यहाँ पे जब 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो सेंटर से जो पुल होता है वो इसके कंपेयर में ज़्यादा होता है। तो इससे ज़्यादा इसके पास हो जाता है क्योंकि इसके बाहर 6 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इससे ज़्यादा इसके पास होता है क्योंकि इसके बाहर 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और इससे ज़्यादा इसके पास नहीं आता है क्योंकि ये स्टेबल है। ये एकदम स्टेबल एलिमेंट है, ये ऑक्टेट कंप्लीट किया है। तो इसमें सबसे ज़्यादा पावर सेंटर से मिलता है इसको खींचने का, जिसका मतलब है कि ये बाहर के इलेक्ट्रॉन को तुरंत खींच लेगा। और यहाँ पे अगर उसके नीचे आते हैं तो इसमें उतना ज़्यादा ताकत नहीं है, ऑल्दो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये दूर चला जाता है। बाहर का जो ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है वो दूर चला जाता है। तो इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन फ्लोरीन का जो पुलिंग पावर है या खींचने का, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बुलाने का जो पावर है वो ज़्यादा है। और जिसका पावर ज़्यादा होता है वही इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। और एक दूसरा क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कि नॉन मेटल्स देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो इनमें से सबसे ज़्यादा, या यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन सभी में से सबसे ज़्यादा नेगेटिव एलिमेंट्स यही है। और जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वही सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है। मतलब अगर नॉन मेटल की बात करें, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और यहाँ पे सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन की, तो ज़्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन है नॉन मेटल्स में। ये आप याद रखिए, नॉन मेटल्स में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये है क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यही है क्योंकि सबसे ज़्यादा पुलिंग पावर इसके पास है। तो ऐसा ही क्वेश्चन और है जहाँ पे पूछा है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा है, तो वो फ्लोरीन है। तो चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो है फ्लोरीन। और इसके बाद जो क्वेश्चन है जिसमें मैं आपको ये बता रहा था, देखिए, द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा है, तो वो भी फ्लोरीन ही है क्योंकि जो सबसे ज़्यादा
इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा वही सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा नॉन मेटल, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको बताया कि वो नॉन मेटल में ही पाए जाएंगे। अब देखिए डी वाला क्वेश्चन क्या था, द नोबल गैस विद द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, सबसे छोटा एटॉमिक रेडियस किस एलिमेंट का है जो नोबल गैस में होना चाहिए। नोबल गैस बोलिए, मैंने आपको बोला था रेयर गैस बोलिए, या आपको बोला था इनर्ट गैस बोलिए, ये सब ऐसे गैसेस है जो रिएक्शन में बिल्कुल पार्ट नहीं लेते, क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो फील्ड रहता है, तो उनमें देखना है। यहाँ पे नॉन मेटल में बोला था, मेटल में यहाँ पे एक क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यहाँ पे अभी जो पूछा है वो पूरे एलिमेंट्स पे नहीं पूछा, सिर्फ इनर्ट गैसेस में या नोबल गैसेस में पूछा है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए मॉडर्न पीरियड टेबल में ये एक ऐसा ग्रुप है जो इनर्ट गैस है, जो नोबल गैस है, जो रेयर गैस है। तो आपको इसमें से पूछा है कि सबसे छोटा साइज़ किसका है। तो टॉप में देखिए हीलियम है, उसके बाद उसके नीचे नियॉन है, उसके बाद उसके नीचे आर्गन है और भी नीचे है। तो हमको ये 3 एलिमेंट से ही पता चल जाएगा। अब इसके पास 1 ऑर्बिट है, इसके पास 2 ऑर्बिट है और इसके पास 3 ऑर्बिट है। तो जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेगा साइज़ बढ़ जाएगा। तो अगर इन तीनों में आप कंपेयर करते हो तो हीलियम एक ऐसा एलिमेंट है रेयर गैसेस में, नोबल गैसेस में, जिसका एटॉमिक साइज़ सबसे छोटा है। हीलियम को इनसे कंपेयर किया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। इससे और बाकी चीज़ों से कंपेयर नहीं किया जा रहा है। इनर्ट गैसेस से, नोबल गैसेस से कंपेयर किया जा रहा है। और इसीलिए इसका जो आंसर है द नोबल गैस विद द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, तो उसका आंसर है हीलियम। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। शॉर्ट नोट्स बोला है। इस वीडियो में हमको क्वेश्चन नंबर 6 तक ही करना है। देखिए पहला क्या लिखा कि मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। तो मेंडलीव ने जो पीरियोडिक लॉ दिया था इस चैप्टर में वो क्या था, तो आपको सिर्फ समझना है, यहाँ पे कोई एग्जांपल नहीं है। तो देखिए क्या लिखा है कि मेंडलीव स्टेटेड द फॉलोइंग पीरियोडिक लॉ। तो मेंडलीव ने जो लॉ स्टेट किया, जो कानून दुनिया को बताया, वो इस तरीके से, फॉलोइंग मतलब आगे है। क्या है देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। उन्होंने क्या बोला कि जो एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके जो बिहेवियर हैं, उनके जो फीचर्स हैं, उनका जो नेचर है, वो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर मासेस, मतलब वो एटॉमिक मासेस के ऊपर डिपेंड होता है। मतलब उनके जो अलग अलग काम हैं वो एक पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है कि कुछ टाइम के बाद सेम फंक्शन, सेम काम दूसरा एलिमेंट भी दिखाता है पहले वाले के जैसा। जैसे ये पीरियोडिक फंक्शन मतलब ऐसा समझिए कि कुछ देर तक कुछ एलिमेंट को जब उन्होंने अरेंज किया तो जो जो प्रॉपर्टीज़ दिखा रहे थे, तो कुछ देर के बाद वापस से जो एलिमेंट्स आप उनको दिखे तो वो भी पहले वाले के जैसा फंक्शन करने लगे, पहले वाले के जैसा प्रॉपर्टीज़ दिखाने लगे। तो उन्होंने क्या बोला कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। और उन्होंने बोला कि ये सब कुछ एटॉमिक मास के वजह से है, क्योंकि मेंडलीव ने क्या किया था, सब एलिमेंट को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था। सबसे कम वजन वाले को पहले रखा, उससे ज़्यादा वजन वाले को उसको बाद में रखा, फिर ऐसा करते करते उन्होंने टेबल बनाया। फिर आगे कैसा टेबल बना ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा कि ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो मेंडलीव ने जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम नोन थे, 63 एलिमेंट्स, सबको उन्होंने क्या किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से रखा था। लाइन से सपोज रखते चले गए। फिर उन्होंने क्या किया, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ा उन्होंने, रिएक्टिविटी, वो सारी चीज़ पढ़ा, कौन कितना रिएक्शन कर रहा है। जब ये सब पढ़े तो उनको कुछ प्रॉपर्टीज़ कुछ एलिमेंट्स में सेम दिखाई देने लगे। तो उन्होंने जो सीधा सीधा रखना चालू किया था उसको ब्रेक किया और सेम एलिमेंट को उसके नीचे रखना चालू कर दिया। तो ही ऑर्गेनाइज्ड द पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स के फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा उन्होंने, एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ा, फिर उन्होंने ऑर्गेनाइज किया सबको। पहले तो एटॉमिक मास से वो सीधा लाइन में चल रहे थे, फिर बाद में ब्रेक किया और एक के नीचे एक रखना चालू किया अकॉर्डिंग टू केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेम जहाँ पे दिखाई दे रहे थे। और सेम दिखने का मतलब है वही पीरियोडिक फंक्शन। फिर देखिए ही फाउंड दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट आफ्टर ए डेफिनेट इंटरवल। तो मेंडलीव ने क्या पाया कि वो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, देखिए ऐसा, दैट द एलिमेंट्स विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब कुछ एलिमेंट्स उनके फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी जो पहले दिखाई दे रहे थे, वैसे कुछ और एलिमेंट्स है उनके भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पहले वाले जैसे दिखाई देने लगे। तो रिपीटिशन होने लगा, मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में रिपीटिशन दिखने लगा डेफिनेट इंटरवल के बाद, कुछ इंटरवल के बाद। ऐसा कहीं पे भी रैंडमली नहीं हो रहा था, एक फिक्स जैसे पोजीशन के बाद ऐसा लग रहा था कि जो पहले के एलिमेंट्स हैं जिस तरह वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज शो कर रहे थे, उसी तरह ये जो आगे के एलिमेंट्स हैं वो भी शो कर रहे हैं। और यही लिखा है यहाँ पे कि ही फाउंड दैट द एलिमेंट्स विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट आफ्टर ए डेफिनेट इंटरवल।
फिर देखिए आगे क्या लिखा है कि इन द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, तो मेंडलीव ने जो टेबल बनाया था, वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। आपको ये सिर्फ याद रखना है कि वर्टिकल कॉलम्स जो थे उनको ग्रुप्स बोला जाता है, और हॉरिजॉन्टल जो है रोज उनको बोला जाता है पीरियड्स। तो ये आपको याद रखना है, इतना ही आपको लिखना है मेंडलीव्स के पीरियोडिक लॉ के लिए। चलिए इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है कि स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पीरियड टेबल। तो आज का जो मॉडर्न पीरियड टेबल है उसका स्ट्रक्चर बताइए, उसमें सारे जो अरेंजमेंट है वो चीज़ें बताइए। तो चलिए हम देखते हैं क्या लिखा पहला पॉइंट कि द मॉडर्न पीरियडिक टेबल कंटेन्स 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड द पीरियड्स 1 to 7। तो आज का जो मॉडर्न पीरियड टेबल है उसके अंदर 7 हॉरिजॉन्टल रोज है जिसको हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं, और उसका जो नंबरिंग है वो 1 से लेके 7 है। तो अगर आप देखोगे तो ये है 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, 5, 6 और 7, और ये जो दो है ये इनके बीच के एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पे प्लेस किए गए। तो 7 आप अगर देखते हो तो हॉरिजॉन्टल रोज है जिनको बोला जाता है पीरियड्स, जिनको नंबरिंग क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये पहला पॉइंट हो गया। आगे क्या लिखा है कि सिमिलरली द 18 वर्टिकल कॉलम्स आर द ग्रुप्स 1 to 18। तो ये हॉरिजॉन्टल था, अब वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल को पीरियड्स बोला है, वर्टिकल को आपको ग्रुप्स बोलना है। तो वर्टिकल जो कॉलम्स है वो टोटल 1 से लेके 18 तक है, जिनको 1 से मतलब टोटल 18 है जिनको 1 से लेके 18 तक का नंबरिंग किया है। जैसे यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट है, यहाँ पे आप फर्स्ट देख रहे हो, यहाँ पे ये सेकंड है, यहाँ पे आप 2 देख रहे हो, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो 18 वर्टिकल कॉलम है जिसको 1 से लेके 18 तक का नंबरिंग किया है। ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल है। उसके बाद आगे देखते हैं। फिर देखिए आगे क्या लिखा थर्ड पॉइंट में कि द अरेंजमेंट ऑफ द पीरियड्स एंड ग्रुप्स रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ बॉक्सेस। उसके बाद ये बताया है कि जब उन्होंने ऐसा अरेंज करना चालू किया और फिर उन्होंने ऐसा अरेंज करना चालू किया तो बॉक्सेस बनने लगे। तो ये बॉक्सेस है, मतलब अगर आप वर्टिकल कॉलम में अरेंज कर रहे हो, फिर हॉरिजॉन्टल रोज में अगर आप अरेंज कर रहे हो, तो सब मिलाओगे तो ऐसा ऐसा और ऐसा ऐसा करना चालू करोगे तो बॉक्सेस बनना चालू हो जाएंगे। तो वो यहाँ पे बताया है। तो वही लिखा है कि द अरेंजमेंट ऑफ द पीरियड्स के अरेंजमेंट एंड ग्रुप्स के जो अरेंजमेंट है उनका रिजल्ट क्या हो रहा है कि एक बॉक्सेस फॉर्म होने लगे, वहाँ पे बॉक्सेस फॉर्म होने लगे। फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है कि एटॉमिक नंबर्स आर सीरियली इंडिकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉक्सेस। तो हर एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है उसको कहाँ पे रखा है, बॉक्सेस के अपर पार्ट में। चलिए देखते हैं। तो देखिए ये एक बॉक्स है अपर पार्ट में यहाँ पे रखा हुआ, तो ये इसका एटॉमिक नंबर 1 है। फिर यहाँ पे हीलियम है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है। तो बॉक्सेस के अपर पार्ट में क्या किया गया है, एटॉमिक नंबर को रखा गया है। इसी तरह सबके साथ किया गया है। तो वही लिखा है कि एटॉमिक नंबर्स आर सीरियली इंडिकेटेड। सीरियली का मतलब 1 से लेके लाइन से, सब रैंडमली कहीं पे भी 3, 5, 7, 10, 12 ऐसा नहीं है, सीरियल है, सीरियल ऑर्डर में है। तो सीरियली इंडिकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ दिस बॉक्सेस। फिर आगे क्या लिखा है कि अपार्ट फ्रॉम दीज 7 रोज, 7 रोज तो है ही है, आगे और लिखा है कि 2 रोज आर शोन सेपरेटली एट द बॉटम ऑफ द पीरियडिक टेबल। तो देखिए ये जो 7 रोज थे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो 7, तो इनको छोड़कर 2 रोज यहाँ पे है जिसको यहाँ पे रखा है, इसके बॉटम पे रखा है, जो हम आगे देखेंगे लेंथेनाइट्स एक्टिनाइट्स। तो हमको इतना समझना है कि अपार्ट फ्रॉम 7 रोज 2 रोज आर शोन सेपरेटली एट द बॉटम ऑफ द टेबल। तो ये इतना समझना है। फिर वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि अपार्ट फ्रॉम दीज 7 रोज 2 रोज आर शोन सेपरेटली एट द बॉटम ऑफ द पीरियडिक टेबल। फिर 6 पॉइंट क्या लिखा है कि दीज आर कॉल्ड लेंथेनाइट्स सीरीज एंड एक्टिनाइट सीरीज। तो इसको लेंथेनाइट्स लेंथेनम से बोला जाता है और एक्टिनाइट्स एक्टिनम से बोला जाता है। तो इनको लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स बोला जाता है, ये यहाँ पे बताया है। फिर उसके बाद क्या लिखा है कि देयर आर 118 बॉक्सेस इन द पीरियडिक टेबल इंक्लूडिंग द 2 सीरीज। तो अगर ये 2 सीरीज भी ले लेते हो, ये सारे एलिमेंट्स को आप काउंट करते हो और ये 2 सीरीज़ को भी काउंट करते हो, तो टोटल 118 एलिमेंट्स हो जाते हैं जिनको 118 बॉक्सेस में रखा गया है। तो यहाँ पे लिखा है कि देयर आर 118 बॉक्सेस इन द पीरियडिक टेबल इंक्लूडिंग द 2 सीरीज। फिर देखिए द एंटायर पीरियडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स विज एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो ये ब्लॉक क्यों है वो आप बाद में हायर स्टडीज़ में पढ़ोगे, ऑर्बिट्स के हिसाब से है। यहाँ पे आपको समझना है,
जैसे देखिए फर्स्ट और सेकंड जो ग्रुप है, ये जो कॉलम है इसको एस ब्लॉक बोला जाता है। फिर 3 से लेके 12 तक का जो है ग्रुप, इसको बोला जाता है डी ब्लॉक। फिर 13 से लेके 18 तक के पी ब्लॉक हैं, और जो लेंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स हैं वो एफ ब्लॉक है। तो ये पूरे के पूरे टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ये आपको देखना था। फिर आगे क्या लिखा है कि 9 पॉइंट की ए जिगजैग लाइन कैन बी ड्रॉन इन द पी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो देखिए ये है पी ब्लॉक, और जिगजैग लाइन आप देख रहे हो तो ये यहीं पे ड्रॉ हुआ है। कैन बी ड्रॉन मतलब जहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हुआ है कि बॉर्डर पे मेटलॉइड्स अरेंज हो गए, जो ना मेटल्स है ना नॉन मेटल्स है, जिनके अंदर दोनों की प्रॉपर्टी है, मेटल्स की भी प्रॉपर्टी है और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी है। तो ये आपको पूरे के पूरे पी ब्लॉक में ही दिखाई दे रहे हैं और कहीं पे और नहीं दिख रहे हैं। तो पी ब्लॉक में मेटलॉइड्स को एक जिगजैग लाइन पे ड्रॉ करके हमने जब ड्रॉ किया तो ऑटोमेटिक उसके बॉर्डर पे आ गए, वो यहाँ पे बताया है। तो यहाँ पे लिखा है कि द एंटायर पीरियोडिक टेबल, नहीं सॉरी, ए जिगजैग लाइन कैन बी ड्रॉन इन द पी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। आगे क्या लिखा है, द मेटलॉइड एलिमेंट्स लाई अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ दिस जिगजैग लाइन। तो ये मैंने बताया कि ये जिगजैग लाइन के बॉर्डर पे ही मेटलॉइड्स लाई कर रहे हैं, जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। फिर आगे क्या लिखा है कि ऑल द मेटल्स लाई ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द जिगजैग लाइन वाइल ऑल द नॉन मेटल्स लाई ऑन द राइट साइड। तो ये भी आप देख लीजिए कि जिगजैग लाइन के इस तरफ जितने भी हैं सब मेटल्स हैं, इंक्लूडिंग ये, सिर्फ इसको छोड़ दीजिए। और जिगजैग लाइन के इस तरफ जो है वो सब के सब नॉन मेटल्स हैं, और जिगजैग लाइन के जो बॉर्डर पे हैं वो सब के सब मेटलॉइड्स हैं। तो यही आपको देखना था किसके अंदर, स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। चलिए इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, वो देखते हैं। तो देखिए क्या है कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स इन द मेंडलीव एंड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अच्छा, आपको ये बताना है कि आइसोटोप्स के जो पोजीशन है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, उनको लेके क्या एडजस्टमेंट हुआ। तो आइसोटोप्स क्या है पहले आपको बताता हूँ कि जैसे ये दोनों भी क्लोरीन के एटम हैं, तो इनका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है, लेकिन इनका जो मासेस है वो डिफरेंट है। एक का मास है 35 और एक का मास है 37, मतलब दोनों का मास क्या है, डिफरेंट है। तो मेंडलीव ने क्या किया है अपने टेबल के अंदर, उसने क्या किया है, जिसका मास छोटा है उसको पहले रखा है और जिसका मास बड़ा है उसको बाद में रखा है। तो उसके बेस पे अगर देखा जाए तो ये वाले क्लोरीन के एटम को यहाँ पे रखना पड़ेगा। ये देखिए आइसोटोप्स का मीनिंग मैंने आपको नहीं बताया। एटम ऑफ सेम एलिमेंट, जैसा ये भी क्लोरीन का एटम है, ये भी क्लोरीन का एटम है, जिनके एटॉमिक नंबर सेम रहेंगे पर एटॉमिक मास अलग अलग रहेंगे, उसको बोलता है आइसोटोप्स। तो क्लोरीन, दोनों भी क्लोरीन ही के एटम हैं, लेकिन एक का मास है 35 और एक का मास है 37, तो ये आइसोटोप्स है। तो आइसोटोप्स को किस तरह एडजस्ट किया जाएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में और किस तरह एडजस्ट किया जाएगा मेंडलीव में, उनके रूल के हिसाब से। तो मेंडलीव ने क्या बोला था कि मेरे टेबल में जो एलिमेंट्स अरेंज हुए हैं वो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं, मतलब जिसका कम एटॉमिक मास है वो पहले रखा हुआ है, जिसका ज़्यादा एटॉमिक मास है वो उसके और आगे रखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि इसको यहाँ पे रखना पड़ेगा और इसको यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो ये तो ठीक है, लेकिन मेंडलीव ने ये भी बोला है कि मैंने एक टेबल में अगर 2 एलिमेंट्स रखे हैं तो, या मैं रख सकता हूँ तो वो इस बेस पे रख सकता हूँ कि जिनका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सेम हो या बहुत ज़्यादा हद तक सेम दिखाई दे। तो ये जो 2 एलिमेंट्स आप देख रहे हो, इनके केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि वो वही है, क्लोरीन ही है। तो अगर इनके प्रॉपर्टीज सेम है तो आपको इनको एक ही पे रखना पड़ेगा। तो अगर आप दोनों को एक पे रख देते हो तो मेंडलीव के लॉ से दोनों को एक पे, 37, तो दोनों को एक जगह पे रखा नहीं जा सकता है, तो आपको अलग अलग रखना पड़ेगा। तो जब आप अलग रखते हो तो फिर क्वेश्चनिंग चालू होता है कि अगर आप अलग रख रहे हो तो इसका मतलब है दोनों की प्रॉपर्टी अलग होना चाहिए, लेकिन आप बोलते हो कि प्रॉपर्टी सेम है, तो फिर आप सेम रखते हो। तो लोग बोलते हैं कि अगर इनका मास अलग अलग है तो मेंडलीव ने मास अलग अलग को अलग अलग बॉक्सेस में रखा है। तो ये जो झगड़ा है, समझो, ऐसा समझिए, ये मेंडलीव ने सॉल्व नहीं कर पाया कि आइसोटोप को एक बॉक्स में रखा जाए या 2 बॉक्स में रखा जाए। जब वो 2 बॉक्स में रखते थे तो लोग बोलते थे दोनों का प्रॉपर्टी सेम है तो अलग अलग क्यों रख रहे हो, उनको एक में रखो। जब वो एक में रखते थे तो लोग बोलते थे कि देखिए मैं कहानी बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि वो यहाँ वहाँ करके दिखा रहे थे, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। तो जब वो एक में रखना चाहेंगे तो लोग बोलेंगे कि अगर मास अलग अलग है, कम ज़्यादा मास वाला है तो अलग अलग रखिए। तो ये प्रॉब्लम आ गया किसको, मेंडलीव को। लेकिन मॉडर्न पीरियड टेबल में क्या हुआ, मॉडर्न पीरियड टेबल में नंबर के हिसाब से रखा हुआ है, ना कि मास के हिसाब से रखा हुआ है। तो जिसका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा उसको एक ही बॉक्स मिलेगा।
18 वाले को 1, 19 वाले को 1। अगर अब क्लोरीन के और भी आइसोटोप्स आ जाए या किसी और एलिमेंट के और भी आइसोटोप्स हो जाए तो उनको एक ही बॉक्स में रखा जाएगा, क्योंकि आइसोटोप्स का मतलब क्या है कि उनके मास अलग अलग रहेंगे। लेकिन मॉडर्न पीरियड टेबल में मास के हिसाब से नहीं रखा है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखा है, ये आपको याद रखना है। एटॉमिक नंबर के बेस पे रखा गया है एलिमेंट्स को। तो इनके एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो इनको एक ही बॉक्स मिलेगा। लेकिन मेंडेलीव की बात करें तो इनको 2 बॉक्स मिलेगा तो भी प्रॉब्लम है, 1 बॉक्स मिलेगा तो भी प्रॉब्लम है। तो ये है आइसोटोप्स की कहानी, जिसको हमको देखना है शॉर्ट नोट में। तो क्या लिखा देखिए, आइसोटोप्स आर द एटम्स विद सेम एटॉमिक नंबर। देखिए यहीं पे लिखा है कि आइसोटोप्स वो एटम है सेम एलिमेंट के विद द सेम, वो नहीं लिखेंगे चलेगा, जो लिखा यही समझिए कि आइसोटोप्स आर द एटम्स विद सेम एटॉमिक नंबर। उनका एटॉमिक नंबर सेम रहता है बट डिफर इन एटॉमिक मासेस, या आप लिख सकते हो बट डिफरेंट एटॉमिक मास, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो उनके एटॉमिक नंबर सेम रहते हैं लेकिन वो डिफर होते हैं किसमें, एटॉमिक मास में, उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। फिर देखिए क्या लिखा कि मेंडेलीव अरेंज द एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो मेंडेलीव ने तो अपने बॉक्स टेबल में अरेंज किया था एलिमेंट को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कम वाले को पहले, ज़्यादा वाले को ज़्यादा। तो फिर आइसोटोप्स को लेकर प्रॉब्लम होगा। फिर देखिए क्या लिखा है कि एज आइसोटोप्स हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब अगर वो अलग अलग रखेगा तो अगर आइसोटोप्स के केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस हैं, तो एक चैलेंज वाज पोज्ड इन प्लेसिंग देम इन मेंडेलीव्स पीरियड टेबल। तो एक चैलेंज आ गया मेंडेलीव के पीरियड टेबल में उसको रखने के लिए, क्योंकि अगर एक जगह पे रखोगे तो मास डिफरेंट दिखाई देगा और अगर अलग अलग रखोगे तो प्रॉपर्टीज सेम दिखाई देगा। तो ये एक चैलेंज आ गया। फिर देखिए, बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज दे वेयर टू बी प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। अगर आप केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हो आइसोटोप्स की, तो वो बिल्कुल सेम है, तो आपको क्या रखना पड़ेगा, एक ही ग्रुप में रखना पड़ेगा, एक ही ग्रुप में या एक ही बॉक्स में, आप ऐसा समझिए अगर टोटली सेम है। वाइल बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, लेकिन अगर एटॉमिक मास की बात करेंगे तो दोनों के आइसोटोप्स के मासेस अलग हैं, तो दे वेयर टू बी प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स, तो उनको डिफरेंट ग्रुप्स में रखना पड़ेगा। तो दोनों अलग अलग रखने पे भी क्वेश्चन है, एक जगह पे रखने पे भी क्वेश्चन आ रहा था। तो हेंस देयर वाज नो डेफिनेट प्लेस फॉर आइसोटोप्स इन मेंडेलीव्स पीरियडिक टेबल। तो मेंडेलीव के पीरियडिक टेबल में आइसोटोप्स के लिए कोई एक खास फिक्स जगह नहीं थी। लेकिन अगर हम मॉडर्न पीरियड टेबल की बात करते हैं तो हावेवर इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखा गया है। तो आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं विथ सेम एटॉमिक नंबर, तो उनको एक ही बॉक्स मिलेगा या एक ग्रुप, आप समझिए ग्रुप तो नहीं, एक ही बॉक्स ही मिल जाएगा क्योंकि ऑलमोस्ट सेम है। एज ए रिजल्ट आइसोटोप्स इन द मॉडर्न पीरियड टेबल आर प्लेस्ड इन द सेम बॉक्स एज दे हैव सेम एटॉमिक नंबर। तो चलिए इतना ही था इस वीडियो में। इसके बाद की वीडियो में हम ये लेसन कंप्लीट करेंगे। Thank you very much.